बट ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने बरोज़ बुध से जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया है। हाई कोर्ट की तरफ से और बाकी अदालतों की तरफ से भी उनको बार बार अदालत में बुलाने के बावजूद वो पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से उनकी ज़मानतें भी कैंसिल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने जो है वो मिनी बजट पेश किया है और एक बार फिर अवाम पर जो है वो महंगाई का बम गिरा दिया है। इसाक डार साहब गए थे बड़े अरमान के साथ, लोगों की बड़ी तवक्कुआत थी, इस बारे में भी बात करेंगे। इसी तरह जो है वो इलेक्शन कमीशन भी जो कह रहा है कि जी हमारा काम इलेक्शन कराना है, तारीख देना नहीं है। और इमरान खान साहब ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ इंक्वायरी के लिए सुप्रीम हेड जनाब सदर पाकिस्तान को भी ख़त लिख दिया। इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद से जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हमारे भाई आसिफ साहब। आसिफ साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त वैसे बैठा हूं अडियाला जेल के बिल्कुल आकब में, और मेरे से जस्ट एक 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले पे अडियाला जेल है। हाँ, मैं बस दूर से देखने आया हूँ कि क्या कोई इंतजाम हैं यहाँ पे, कोई जेल की सफाई शफाई हुई है कि नहीं हुई, चूंकि बड़ी जोरदार तहरीक आई है। तो जहां तक जेल भरो तहरीक का मामला है जी आसिफ साहब, इसमें एक दो चीजें मैं क्लियर कर दूं कि खान साहब के पास इसके अलावा कोई रास्ता बचता नहीं था। ये जाहिर से आप भी देखें और बाकी लोग भी जानते हैं कि कल और परसों जो हाई कोर्ट में उनके साथ हुआ, और वो हाई कोर्ट में पेश नहीं हुए, जाहिर सी बात है उनकी जो जमानत थी की दरखास्त थी वो खारिज हो गई। और इस्लामाबाद में उन्हें दो इंतहाई अहम मुकदमात में उन्हें बार बार तलब किया जा रहा है और वो पेश नहीं हो रहे। हमेशा कभी वो कहते ऑडियो लिंक के जरिए से, और कभी वो कोई और बहाना बना देते कि मैं सफर के काबिल नहीं हूँ। और अब आप देखें कि खान साहब का बयानिया कितना अजीब है, और लोग उस पर यकीन कर रहे थे। जो बंदा अपने घर से अदालत तक महल में 2 से 4 किलोमीटर का फासला होगा, वहां पेश नहीं हो रहा अदालत में, वो बंदा जेल भरो तहरीक शुरू कर रहा है और कह रहा है कि सबसे पहले मैं खुद गिरफ्तारी दूंगा। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस बयानिए का क्या सर पैर है और कैसे लोग इस पे यकीन कर लेते हैं। तो जो जहां तक जेल भरो तहरीक का मामला है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके पास आखिरी ऑप्शन था इस पे। हुकूमत तो चाह रही है कि इन्हें गिरफ्तार करे, खान साहब को और उनकी बाकी क्यादत को। लेकिन मसला ये था कि अदालतें उनको बड़ा रिलीफ दे रही थी। वो एक अदालत से कभी जमानत ले लेते हैं, कभी दूसरे से ले लेते हैं, कभी मेडिकल का बहाना बन जाता है, कभी टांग का इशू खड़ा हो जाता है। और जो लोग उनके गिरफ्तार हो रहे हैं वो लोग तो दौड़े दौड़े अदालतों में पहुंचते हैं कि जी हमें जुल्म हो गया, हमें रिहा किया जाए। और अजीब बयानिया है कि एक तरफ वो अदालतों से रिलीफ ले रहे हैं और जमानतें करवा रहे हैं और अदालतों के जरिए से रिहा हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जेल भरो तहरीक। तो मैं ये समझता हूँ ये जेल भरो तहरीक सरासर इनके खसारे का सौदा है। क्योंकि ये जो वो बर्गर फैमिलियां हैं जो पीटीआई के साथ वाबस्ता हैं, वो जेल भरने वाले लोग नहीं है ना डंडे खाने वाले हैं। आपको पता है उनकी जो तारीख है, वो डी चौक है, बनी गाला है, जमान पार्क है, वहां कोई म्यूजिकल शो होगा, कोई कंसर्ट होगा तो उसमें वो आ जाएंगे। नाच गाना हल्ला गुल्ला की कोई महफिल होगी तो वो उसमें बड़ी भरपूर अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे। लेकिन जेल भरो तहरीक कहना बड़ा आसान है, और इसको इस अमल से गुजरना ये बड़ा मुश्किल है। और इसकी मिसाल आप फवाद चौधरी को देख लें, शेख रशीद को देख लें, या जी उनके दीगर जो रहनुमा अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, वो रोते हुए बाहर आए हैं। तो कहाँ आंसू और कहाँ जेलें, कैसे बर्दाश्त मुश्किल है। और मेरे ख्याल में हुकूमत को एक अच्छा मौका मिला है। वो तो चाह रही है कि इनके कारकुन पता नहीं गिरफ्तार होंगे या देंगे नहीं देंगे, लेकिन जो पीटीआई की जो बड़ी क्यादत है, मुझे लगता है कि वो सारी जेलों के अंदर जाएगी। कितनी ये गिरफ्तारियां देंगे देखें।
देखिए कितनी ही गिरफ्तारियां देंगे। मैंने आपको कहा कि ये लोग वो हैं जो नहीं जेलों में रहने वाले। मैं आपको बता रहा हूँ कि फवाद चौधरी जैसे जो इनके शहबाज गिल जैसे और आजम सवाती जैसे जो इनके बड़े मरकजी रहनुमा थे और बहुत ज्यादा बोलते थे और मीडिया पे उनकी आपको पता है कि हर दिन कोई ना कोई खबर चलती ही रहती थी। वो जब चंद दिनों के लिए थाने गए तो वो रोते हुए बाहर आए और कहा उनके जो ये देखें कितनी मजाक खेज बात है और लोग इसको मान लेंगे। कुछ जुल्म नहीं हो रहा सर। मैं आपको बताऊं आपने भी देखा कि ये जो जो साबका अपोजिशन थी और इस वक्त जो विफाक में बरसर इक़्तिदार पार्टी है पीडीएम की जमातें हैं इन पे तो खान साहब ने मुशर्रफ से भी ज्यादा जुल्म किया ये और आप देखें कि हमजा शहबाज 3 साल से ज्यादा जेल में रहे खुद ये जो मौजूदा वजीर आजम है ये 1.5 साल के करीब तकरीबन जेल में रहे आसफ जरदारी साहब को साल के करीब जेल में रहे शायद खकान अब्बासी जेल में रहे मिफ्ता इस्माइल जेल में रहे ख्वाजा बरदरान जेल में रहे तो किस किस का नाम लें कोई उन्होंने छोड़ा नहीं था जिसको और जेलें भी कोई मतलब है या थाने नहीं थे वो कि 10 दिन 4 दिन 5 दिन एक हफ्ता 2 हफ्ता और ये सारे लोग तक 1 महीने से लेके 3 साल तक और वो ना रोए हैं और ना वो इस पे चीखे हैं और वो नेब का वो जो कानून था कि 90 दिन का थी वो अगरचे इस हुकूमत ने खत्म कर दिया हाँ देखें सर जेल जाने के लिए दिल गुर्दे का काम होता है और उन्हें पता है कि जब मैं जेल जाऊंगा तो पीछे पार्टी का क्या बनेगा पार्टी तो है नहीं पीछे कौन चलाएगा पार्टी को मामलात कौन देखेगा देखें नवाज शरीफ अगर जेल गए तो शहबाज शरीफ ने काम चला लिया शहबाज शरीफ जेल गए तो मरियम नवाज ने काम चला लिया मरियम नवाज जेल गई तो शायद खाकान ने चला लिया शायद खाकान जेल में गए तो हमजा ने चला लिया उधर तो एक लाइन है इसी तरह पीपल्स पार्टी को देख लें आसफ जरदारी जेल में गए तो बिलावल ने काम चला लिया कोई उनका और रहनुमा अगर जेल में गए तो कोई दीगर रहनुमा खड़े हो गए यहाँ तो हालत वन मैन शो है सर यहाँ कौन पार्टी चलाएगा खान साहब जेल की सख्तियां कहाँ बर्दाश्त करेंगे जो शख्स 100 दिन से जायद हो गए 3 नवंबर को हमला हुआ था वजीराबाद वाला और आज आप देख लें 17 फरवरी है मेरे ख्याल में 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं 3 माह से एक प्लस्तर के बहाने पे जमान पार्क से बाहर नहीं निकल रहा वो शख्स जेल कैसे बर्दाश्त करेगा और इनकी जो तारीख है खान साहब की वो उठा के देख लें शायद मुशर्रफ दौर में एक आध दिन जेल की है वो भी हंसी खुशी वाली जेल थी बाकी तो उन्होंने कोई भी जेल गए ही नहीं है थाने का मुंह ही नहीं देखा और वो अदालतों से दर पे रिलीफ हासिल कर रहे हैं और उनके जो बड़े महान खिलाड़ी थे जिसमें शेख ऋषि शामिल थे जो ये कहते हैं कि मैं 22 मरतबा पता नहीं जेल गया हूं और मैं 64 से लेके अब तक जेल मेरा ससुराल है वो जब जेल गए उनकी चीखें भी सबने देख ली तो खान साहब तो वो सर ये जेल में रहना बड़ा मुश्किल था गुजारा मुश्किल हो जाता है खान साहब कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे 10 दिन की जेल वहां उनके वो लवाजमात कैसे पूरे होंगे तो वो बस ये कहने की बातें हैं वर्गलाने की बातें हैं हुकूमत को दबाव में लाने की बातें हैं बाकी इससे उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है देखें देखें जी आजम साहब हमें हकायक की तरफ जाना चाहिए हकीकत यह है कि आरफ अलवी साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो कोई ऐसी कार्रवाई के लिए कोई कदम भी उठा सके आपने देखा कि जो आर्मी चीफ के तकर्र पे इनका था कि सदर साहब समरी रोक देंगे और बाद में ये साबित हुआ कि जब सबरी उनके पास गई तो वो दस्तखत करके मुतलका हुकाम को हवाले करने के बाद फिर लाहौर गए खान साहब को बताने कि मैं करके आया हूँ और हालत उनकी तो ये है कि अलवी साहब की कि अगर उन्हें ये खान साहब ने जो लेटर लिखा है अगर इस पे वो कोई हरकत भी करते हैं तो मेरे ख्याल में वो नहीं देंगे मैं जो हमारे जराये का ये कहना है कि
الوی صاحب کے حوالے سے وفاقی حکومت نے ایک ریفرنس تیار کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ جو 9 اپریل کے اقدام تھا اسپیکر، جس میں وہ ڈپٹی اسپیکر اور الوی صاحب نے اسمبلیاں توڑ کے ختم کی تھی آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت، یہ ریفرنس کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، آپ یہ دیکھیں گے الوی صاحب کتنے مضبوط آدمی ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اب تقریباً 7 8 ماہ ہو گئے ہیں، 9 ماہ ہونے لگے ہیں، وہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ کا لینے کا نہیں کہہ سکے کہ میں آپ جی اعتماد کا ووٹ لیں، حالانکہ انہیں بھی پتا ہے کہ شہباز شریف بڑی کمزور پوزیشن میں 2 ووٹوں کی بنیاد پہ کھڑے ہیں، تو وہ تو یہ نہیں کر سکے، انہیں اتنی ہمت کہاں سے کہ وہ ایک سابق آرمی چیف کے حوالے سے کوئی کاروائی کے لیے حکومت کو لکھیں گے؟ اور ان کا جو لکھا ہوا اس کو مان کون رہا ہے؟ وہ الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھ چکے ہیں کہ آپ 90 دن میں الیکشن کریں، الیکشن کمیشن نے اس کو جواب بھی نہیں دیا، اور سنا ہے کہ دوبارہ خط لکھ رہے ہیں۔ تو خالوی صاحب میرے خیال میں کوئی اتنے زیادہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکنے کی پوزیشن میں، یہ جسٹ ایک سیاسی حربہ ہے، اور اس کے حوالے سے وہ بس خان صاحب اپنی فون بن کر اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی آپ دیکھیں کہ آصف صاحب کے ایک ایک ہے ججز ایشو کے، یہ جو آڈیو لیکس والا، اور ایک ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات، وہ بڑے تیزی سے بننا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی چند دن پہلے شوکت ترین صاحب کے خلاف ایف آئی اے نے منظوری دی گئی ان کی گرفتاری کی، اور ان کی جو آڈیو لیک تھی جو کے پی کے وزیر خزانہ کے حوالے سے، وہ ان پہ اس پہ کیا، اب پرویز الہی صاحب کا جو ایشو آیا ہے، تو آڈیو تو سچ ہے۔ دیکھیں آپ عابد زبیری صاحب جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، اور پرویز الہی نے اس سے انکار نہیں کیا کہ یہ ان کی آواز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان کے موقف میں یہ آیا کہ ایک نے کہا کہ پرویز الہی نے کہ ہم نے اپنے کیس کے حوالے سے بات کی، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں اس میں کوئی کانٹ چھانٹ کی گئی ہے۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ ہماری عدلیہ وہ آزاد اس طرح نہیں ہے، وہ کہیں نہ کہیں کسی دباؤ میں ہے، اور پنجاب کے حوالے سے تو یہ پہلے سے خبریں آ رہی ہے کہ وہاں کسی کے سسر یا کوئی ہے جو سسر ہے، وہ اس کو ذریعے سے رابطے ہیں، اور سسر صاحب وہ سارے داماد صاحب اس عدلیہ کو وہاں سے مینج کر رہے ہیں، اور وہ ایم این اے بنے ہیں داماد صاحب کسی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ پچھلے الیکشن، یہ جو ابھی ضمنی الیکشن ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ تو اب یہ اگر اس طرح فیصلے ہو گئے اور اس طرح مرضی کے بینچ بنوائے جائیں گے، تو پھر یہ عدلیہ کو کون اس پہ ان کے فیصلوں پر اعتبار کرے گا؟ اور عدلیہ کے جو کچھ ریمارکس ہیں، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ وہ ان کے منصب کے اور ان کے جو جو کرسی ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس کے منافی ہیں، اور اگر اس پہ تحقیقات ہوتی ہیں، یہ جو جس طرح کہہ رہے ہیں ایف آئی اے نے شروع کر دیا، اور ویسے تمام جو حکومتی پی ڈی ایم جماعتیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے چیف جسٹس سے کہ اس آڈیو لیک پہ سو موٹو لیا جائے اور اس کی تحقیقات کروائی جائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ چیف جسٹس کو شاید کوئی اس پہ اتنا کوئی پھرتی دکھائیں گے، لیکن ایف آئی اے اگر تحقیقات کرتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتی ہیں کہ اصلی ہیں، اور یہ اصلی ہیں، میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ اصلی ہیں، تو میرا پرویز الہی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ باقی تو چلو ججوں کو تو پھر بھی چھتری حاصل ہے، کہیں نہ کہیں تحفظ حاصل ہے، پرویز الہی کے لیے بڑا حاصل ہو جائے گا۔ اور ایک اور چیز ہے کہ یہ جو آڈیو لیک ہے، ابھی اس کا ایک حصہ آیا ہے، اور اس کا اگلے حصہ سنا اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ ہوں، جی 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 ہوں۔ دیکھیں یہ آپ مفتاح اسماعیل صاحب کے جو اعتراضات ہیں، یہ جو آپ کا سوال ہے، یہ اور جو قوم کی امیدیں تھی اس میں اسحاق ڈار صاحب سے، وہ پوری نہیں ہو سکی ہے، اور
وہ जो कहा जा रहा था वो जो कहा जा रहा था कि इसहाक डार साहब जो गिरती मईशत को या डूबती मईशत को दोबारा संभाल लेंगे, सहारा दे देंगे, वो नहीं हो सका। और ये जो मिनी बजट आया है और एक खौफनाक तूफान आया है महंगाई का और बेरोजगारी का, और इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। और जाहिर सी बात है, इस मिनी बजट पे अगर बात की जाए तो इसमें जो भी टैक्सीज हैं, जितने भी टैक्सीज हैं, उससे गरीब आदमी बरह रास्त मुतासर हो रहा है। इसमें जो सरमायादार है या जो बड़ा ताजिर है, उसको कोई खास खास फर्क नहीं पड़ने वाला। देखें जी आसिफ साहब, आपकी मेरी जरूरत रोजमर्रा की जो अशिया है उसके खरीदो फरोख्त से, हमें ना गाड़ी से गर्ज है, हमें ना प्लाजों से गर्ज है, हमें ना कोई टैंकों से गर्ज है, ना जहाजों से गर्ज है। तो हम जैसे गरीब लोगों को अब गर्ज है तो दो वक्त की रोटी है, अपने बच्चों की स्कूल की तालीम है, सेहत के मसाइल है। तो ये जो इस मिनी बजट में 170 अरब रुपया वसूल किया जा रहा है, ये पूरा का पूरा गरीबों की जेब से जाएगा। आप देखें, बिजली की अगर यूनिटें बढ़ाएंगे तो गरीब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, अमीरों की तो जितने भी कुछ कर ले उनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो आप बिजली बंद कर देंगे, वो जनरेटर लगा लेंगे, वो और कोई मुतबादल इंतजाम कर लेंगे। अगर वो यहाँ नहीं सुख पाएंगे तो वो कहीं बाहर किसी मुल्क में जाके दुबई में रह आएंगे, बरतानिया में जाके रह आएंगे 2 महीने, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, अगर उनको टैक्स लग भी जाए तो वो ये ऐसा ही है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। वो अगर 100 में अगर 20 रुपए टैक्स लग गया तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन एक दिहाड़ीदार जिसकी दिहाड़ी ही 20 रुपए है, अगर उसको 25 रुपए टैक्स लग गया तो वो कहाँ से देगा। तो इसहाक डार साहब की जो उम्मीदें थी अवाम से, अवाम की और नून लीग की और पीडीएम की, वो पूरी नहीं हुई। उन्हें अगर कोई टैक्स लगाने भी थे तो सरमायादारों पे लगाते, बड़े ताजरों पे लगाते। देखें, बड़ा ताजर तो टैक्स नहीं देगा ना। अगर आपने देखा कि सेल टैक्स में 1% इजाफा हो गया तो किसने देना है। खरीदार तो हम लोग हैं, गरीब लोग हैं ना। और वो अगर 1% बढ़ाया गया है तो ताजिर ने तो अपना कीमत पूरी वसूल करनी है। वो जो 1% बढ़ाया गया उसने गरीब के जेब से निकालना है। अब मसला ये है कि ये होना तो ये चाहिए था कि ये जो 170 अरब के टैक्स थे, ये टैक्स अमीरों पे लगाए जाते, उन सरमायादारों पे लगाए जाते जिनकी दौलत का कोई हिसाब नहीं है, उन माफियाज पे लगाए जाते, उनसे जेबों से निकाला जाता जो मुल्क और कौम को निचोड़ रहे हैं और उनकी जड़ों में बैठे हुए हैं। मगर हस्बे आदत, हस्बे मामूल, जो 70 सालों की एक चक्की है उसी तरह गरीबों को पीसा गया, और कोई नई ऐसी चीज नहीं की गई इस बजट में जिसमें हम समझें कि एक आम आदमी या गरीब आदमी को कोई रिलीफ की कोई सूरत नजर आती हो। देखें जी आसिफ भाई, हमने पिछली दफा भी कुछ कहा था कि इन हालात में इलेक्शन होना मुमकिन नजर नहीं आते, और मैं मेरे भी ये समझता हूँ। और जो अगरचे देखें, जो दो सूबों की हुकूमतें खत्म हुई हैं, आईनी तौर पे इलेक्शन को कमीशन को 90 दिन के अंदर वहां इलेक्शन करवाना चाहिए और ये आईनी जिम्मेदारी है। मगर सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान, ये पहली दफा हुआ कि कोई दो सूबों की हुकूमत खत्म हो गई, विफाक और दीगर दो सूबों की हुकूमत बरकरार है। और ये हुकूमत के लिए मुश्किलात यहाँ इलेक्शन की नहीं है, दो तीन मुश्किलात हैं। एक मुश्किल ये है कि हुकूमत या पीडीएम ये समझती है कि ये चाहती है कि इलेक्शन एक वक्त पे हों और तमाम जो असम्बलियां हैं वो बयापक उनके इंतखाबात हों। क्योंकि अगर पंजाब और केपी में इलेक्शन हो गए और फिर उसके बाद दूसरे इलेक्शन हुए तो एक लंबा प्रोसेस है, पूरी एक मशीनरी दोबारा मुतहर्रिक करना पड़ेगी, फिर लंबे अखराजात करने पड़ेंगे। क्योंकि सूबाई इलेक्शन होंगे, कौमी असम्बली के इलेक्शन तो फिर बाकी हैं इन सूबों में। तो ये एक डबल खर्चा है। इस वक्त भी जो इलेक्शन कमीशन के अखराजात थे वो बताया गए थे कि 50 अरब रुपए तकरीबन इलेक्शन के लिए चाहिए, जो पूरे मुल्क में इलेक्शन के लिए। अगर उसमें से दो सूबों में कोई 25-30 अरब के इलेक्शन हो जाते हैं खर्चा करके, और फिर अगले इलेक्शन दो सूबों और विफाक में और जो कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं फिर 30-40 अरब रुपया चाहिए होता है, फिर वो फोर्सेस दोबारा उनके मुतारिक होंगी, उनकी ड्यूटियां लगेंगी, तो ये समझ लें कि पूरा साल फिर इन इलेक्शनों में ही जाएगा। और वो जो इलेक्शन अमला होता है वो आपको पता है सरकारी मुलाजमीन होते हैं, वो उनकी ड्यूटियां लगती हैं। तो वो एक मतलब है मुल्क पहले ही बड़े नामसाइद हालात का शिकार है। तो ये एक इलेक्शन की एक ऐसी, फिर इसके साथ साथ बल्दियाती इलेक्शन भी हैं, पंजाब में भी होने, इस्लामाबाद में भी होने। तो ये पूरा
یہ سمجھ لیں کہ یہ سال اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر یہ الیکشن والا سال ہی بنے گا، پھر شاید ہی کوئی دن بچے کہ جس دن الیکشن نہ ہو رہا ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کو تیار ہے، وہ تو کہہ رہا ہے۔ مسئلہ ایک اور ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے اپنی فورسز نہیں دے رہے، حکومت خرچہ نہیں دے رہی، پیسے نہیں دے رہے، الیکشن کمیشن کیسے کرائے گا؟ الیکشن کمیشن میرے خیال میں سپریم کورٹ میں بڑا بھرپور جواب دینے والا ہے اس پہ کہ جی میں تو کرانے کو تیار ہوں، آپ مجھے دے دیں فورسز اور انتظامیہ اور اخراجات، جس دن کہیں گے میں الیکشن کرا دوں گا۔ تو الیکشن کمیشن اس لیے حکومت ٹال مٹول کر رہی ہے کہ یہ دو تین ایشوز ہیں، اور جب تک یہ ایشوز کہیں حل نہیں ہو جاتے، کہیں پہ معاملات نہیں ہو جاتے، اس وقت تک الیکشن ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آخر عدلیہ کو اس میں مداخلت کرنا پڑے گی اور کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، ہو سکتا ہے 2 مہینے نہیں 3 مہینے یا 4 مہینے آگے کر کے الیکشن ہو جائے۔ اپنا ٹائم دیا ناظرین۔ آپ نے دیکھا کہ اسکاٹش نیشنل پارٹی کی جو صدر تھی نکلا سٹرجن، فرسٹ منسٹر بھی تھی، اس نے جو ہے وہ سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اس نے کہا کہ بہت ہو گیا، میں نے سیاست کر لیا ہے، اب میں جو ہے وہ میں تھک گئی ہوں اور میں جو ہے آرام کرنا چاہتی ہوں۔ کیا ایسی سیاست ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتی؟ اس نے نہ تو پیچھے کوئی اپنا بیٹا چھوڑ کر گئی ہیں، نہ کوئی بیٹی چھوڑ کر گئی ہیں، نہ کوئی خاندان کا فرد چھوڑ کر گئی ہیں، اپنی سیاست کیا انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آرام سے گھر چلی گئی ہیں۔ ابھی وہ فرسٹ منسٹر تھی، پورا پروٹوکول ان کو مل رہا تھا، ہر چیز تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ نئی قیادت سامنے آئے، نئے نوجوان آئے، نوجوان سوچ آگے آئے اور وہ آ کر کام کریں۔ کیا یہ جمہوریت ہے یا وہ جمہوریت ہے جو اسٹریچر پر اٹھا کر ہم پارلیمنٹ میں لے کر جاتے ہیں اور جو ہم پر مسلط ہے؟ ناظرین اس پر ضرور سوچنا چاہیے، ہمارے سیاسی لیڈروں کو بھی اور ہمیں بھی، ہم کن لوگوں کو آگے لاتے ہیں۔ ایک طرف دیکھ لیں نوجوان ہیں، متحرک تھی، لیکن چھوڑ کر چلی گئی ہیں کہ بہت ہو گیا، میں نے 20 25 30 سال جو ہے وہ حکومت کر لی، سیاست کر لی، اب مجھے جو ہے آرام کرنا چاہیے، باقی لوگوں کو آگے آنے کا موقع دینا چاہیے۔ ناظرین اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔